गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का लेसन 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, इसका हम भाग 2 करेंगे। अपने पिछले भाग में हमने जो है हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, उसका समय, उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके, कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में, उसके अलावा हमने जो है शवाधानों के अध्ययन के बारे में किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्थिक सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन किन किन विधियों के द्वारा करते थे। उसके अलावा गृह स्थापत्य कला के बारे में हमने पढ़ा, निचला शहर, दुर्ग के बारे में पढ़ा, और गृह विशाल स्नानागार, माल गोदामों के बारे में पढ़ा, उनकी संरचना के बारे में पढ़ा। और उसके अलावा जो है अब हम जो उसके बाद हम जल निकासी प्रणाली, जो हड़प्पा की जो अनूठी विशेषता थी, जल निकासी प्रणाली की विशेषताओं के बारे में हमने अपने पिछले भाग में पढ़ा। तो आज हम जो हमारा भाग 2 है, इसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक अपना लेंगे वो है शिल्प उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल रहा है वो है चहूदड़ो। चहूदड़ो जो है वो शिल्प उत्पादन में पूरी तरह से संलग्न था। और शिल्प उत्पादन में, शिल्प कार्यों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण कार्य होते थे वो थे मनके बनाना। मनके जो है जैसे मालाएं बनती हैं और उनके मनकों के बीच में एक छेद होता है, उसके बीच में तार या धागा डालकर जो है उसकी मालाएं बनाई जाती थी। अनेक वस्तुओं के, अनेक कीमती पत्थरों के और धातुओं के जो है वो मनके बनाए जाते थे। शंख कटाई का काम होता था। जो स्थान समुद्र के, जैसे नागेश्वर और बालाकोट, जो समुद्र के निकट स्थित थे, वहाँ उन लोगों ने बस्तियाँ स्थापित की और शंख कटाई का काम वहाँ पे शुरू किया। उसके अलावा जो है धातु कर्म, धातु से जो है औजार भी बनते थे, मनके भी बनते थे, और भी कई प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाते थे, धातु कर्म का काम। और शिल्प उत्पादन में एक अन्य कार्य और होता था, उसे कहते थे बाट बनाना। बाट, चर्ट नामक पत्थर के बाट, छोटे बड़े बाट जो व्यापार में काम आते थे, वो बनाए जाते थे शिल्प काम में, कार्य में। और एक और काम था, वो था शिल्प कार्य में मोहरें बनाना। तो जो है और धीरे धीरे जो है मोहरें जो है वो एक विशेष आकार की 2:2 के अनुपात में होती थी, और धातु की, पत्थरों की वो मोहरें बनाई जाती थी। मोहरें जो हैं वे प्रमाणिकता का आधार थी। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो शिल्प उत्पादन में हमने जो कार्य देखे इम्पोर्टेंट, वो थे मनके बनाना, शंख कटाई, धातु कर्म, बाट बनाना और मोहरें बनाना। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना हम करेंगे वो है मनके। मनके बनाने में जो है कौन कौन से पत्थरों का, कीमती पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मनके किन किन पदार्थों के बनते थे। तो सबसे पहला जो है वो है कार्निलियन पत्थर। उसके अलावा जो है कार्निलियन पत्थर लाल रंग का एक बहुत ही सुंदर पत्थर होता था, उसके मनके बनाए जाते थे। उसके अलावा जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेलखड़ी पत्थर के भी मनके बनाए जाते थे। सेलखड़ी पत्थर एक बहुत ही मुलायम पत्थर होता है और उसका चूर्ण बनाकर उसको मन चाहे जो है सांचों में डाल देते थे। अगर हमें गोल चाहिए, चौकोर चाहिए, कैसा भी, किस वक्राकार चाहिए, किसी भी आकार का हमें जो मन का चाहिए, उसके चूर्ण को सांचे में डालकर बनाया जाता था। तो सेलखड़ी पत्थर। उसके अलावा लार्ज वर्ध मणि जो है बहुत ही एक सुंदर नीले रंग का जो है पत्थर होता था, और उससे भी जो है मनके बनाए जाते थे। उसके अलावा तांबा, कांसा, सोना, इससे भी जो है इन धातुओं से भी मनके बनाए जाते थे। उसके अलावा जो है शंख, समुद्र के किनारे जो बस्तियां थी वो शंख कटाई का काम करते थे, उससे भी। उसके अलावा फ्यांस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जो है, हमने पिछले अपने भाग में पढ़ा था कि फ्यांस जो है रेत, घिसी हुई रेत, रंग और चिपचिपे पदार्थ से मिलकर जो एक बनता है, उसे फ्यांस कहते थे। फ्यांस के भी मनके बनते थे। उसके अलावा शंखों, पकी मिट्टी के भी जो है वो मनके बनते थे। उसके अलावा शंखों से चूड़ियाँ, है ना, करछियाँ और पच्चीकारी का सामान जो है वो बनाया जाता था। पच्चीकारी का सामान होता है कि लकड़ी के अंदर जो है वो हाथी दांत
या किसी धातु को उसके अंदर जो है वो दबाकर उससे जो है मूर्तियाँ या कोई बहुत सारे जो है फूलदान और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई जाती थी, उसे कहते हैं पच्चीकारी। तो शंखों से जो वो जो है ये चीज़ें बनाई जाती थी। उसके बाद ये तो हमने पढ़े कि मन के किन किन वस्तुओं के, किन किन पत्थरों के बनाए जाते थे और उन मनकों से मालाएं बनाई जाती थी। अब हम करेंगे मन के बनाने की प्रक्रिया, मन के किस प्रकार बनाए जाते थे। तो मन के जो है बेटा, मन के अलग अलग आकार के होते थे। कोई जो है गोलाकार, कोई ढोलाकार, कोई बेलनाकार, कोई वर्गाकार, चक्राकार, खंडित, अलग अलग आकार के। आपने भी देखा होगा जब बाजार जाते हैं तो मनकों की मालाएं मिलती हैं और अलग अलग आकारों के थे, उसी प्रकार के मन के होते थे। तो जो है इसमें मन के बनाने में भी अलग अलग जो है वो टेक्निक्स अपनाई जाती थी, तकनीकी विभिन्नताएं थी। और जो सेलखड़ी पत्थर से जो मन के बनाए जाते थे तो उसको कैसे बनाया जाता था, सेलखड़ी पत्थरों का चूर्ण बनाकर उन्हें सांचों में डाल दिया जाता था, मनचाहे सांचे में डाल दिया जाता था और जो है उससे मन के बनाए जाते थे। एक और तरीका था मन के बनाने का, तो वो था कि जो कार्नेलियन पत्थर होता था लाल रंग का, उसका जो कच्चा माल होता था पीले रंग का, उसको अलग अलग ताप पर उसे जो है पकाकर और फिर उसको अलग जिस आकार में हमें मन का चाहिए उस आकार में उसे तोड़कर उसके बाहर का शल्क को निकालकर और फाइनली उसको अंतिम रूप मनके को दे दिया जाता था। तो अलग अलग तकनीकियाँ अपनाई गई। उसके बाद जब मन का बन जाता था उसके बाद उसकी घिसाई होती थी, घिसाई के बाद उसकी पॉलिशिंग होती थी, पॉलिश की जाती थी और लास्ट में जब वो बिल्कुल चमकता हुआ मन का निकल आता था तो उसके अंदर जो है औजार से जो है वो छेद करने वाले औजार से, उपकरण से उसके अंदर छेद किया जाता था, जिससे उसके अंदर तार डालकर या धागा डालकर और जैसे हम लोग मालाएं पहनते हैं वो मालाएं बनाई जाती थी। तो धौलावीरा जो गुजरात है वहाँ छेद करने वाले, मनकों में छेद करने वाले कई उपकरण खुदाई में मिले हैं जो हमें प्रमाण देते हैं। तो नेक्स्ट हम जो है टॉपिक करेंगे, ये तो हमने किया कि मनकों के बारे में, मन के किस प्रकार बनाए जाते थे। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कच्चा माल प्राप्त करने के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, शिल्प उत्पादन के लिए, अलग अलग जो शिल्प उत्पादन के कार्य हैं ये मैंने बताए थे पहले भी, तो इनके लिए जो कच्चा माल प्राप्त करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तरीके क्या थे बेटे, ये कच्चा माल अपने स्थानीय स्रोतों से भी प्राप्त कर लेते थे, आसपास मिल जाते थे कच्चा माल, और कई बार इन्हें जो है भारत के अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में भी जाना पड़ता था कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, और कई बार ये जो है विदेशों से भी कच्चा माल प्राप्त करते थे। तो इन्होंने क्या तरीका अपनाया कि जहाँ भी कच्चा माल मिलता था, प्राप्त होता था, वहाँ ये अपनी हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी बस्तियाँ स्थापित कर देते थे। तो इन्होंने क्या किया, नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में है, यहाँ पे जो है ये दोनों ही समुद्र के किनारे थे और यहाँ जो है शंख आसानी से उपलब्ध था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने यहाँ अपनी बस्तियाँ स्थापित कर दी जिससे कि वहाँ से कच्चा माल जो शंख था वो उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके। अफगानिस्तान में जो शोरतुगई है वहाँ से लाजवर्द मणि पत्थर जिससे मन के बनते थे वो आसानी से उपलब्ध था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है अफगानिस्तान शोरतुगई से लाजवर्द मणि मंगवाते थे मन के बनाने के लिए। उसके अलावा मन के बनाने के लिए जो सेलखड़ी पत्थर मैंने पहले बताया था, मुलायम पत्थर होता था, उसके चूर्ण को सांचे में डालकर जो है वो मन के बनाए जाते थे। तो सेलखड़ी पत्थर दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से सेलखड़ी पत्थर वे प्राप्त करते थे। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कच्चा माल प्राप्त करने के लिए ये बस्ती वहीं उसी स्थान पर जाकर बस्तियां स्थापित कर देते थे, वैसे ही ये कई बार क्या करते थे, जिस स्थान पर कच्चा माल मिलता था वहाँ अपने अभियान भेजते थे, जो है दल के जत्थे लोगों के वहाँ पे जाते थे और वहाँ से कच्चा माल उठाकर ले आते थे हड़प्पा। तो जैसे उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में से सोना प्राप्त करने के लिए वहाँ अभियान, हड़प्पा सभ्यता के लोग अभियान वहाँ भेजते थे और सोना प्राप्त करते थे। राजस्थान के खेतड़ी अंचल से उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा प्राप्त करते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है बेटा, कि कच्चा माल प्राप्त करने के तरीके कि जो है स्थानीय स्रोतों से भी, भारत के अन्य क्षेत्रों से भी तथा विदेशों से भी कच्चा माल प्राप्त करते थे और किन किन जो है क्षेत्रों से वो क्या क्या प्राप्त करते थे, ये अभी हमने जो है पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सुदूर देशों से संपर्क।
सुदूर देशों से संपर्क। तो जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने तांबा जो है प्राप्त करने के लिए ओमान से संपर्क किया। ओमान से जो है एक ओमानी स्थलों से एक हड़प्पाई मर्तबान मिला है, जिसके ऊपर काले रंग की जो मिट्टी है उसकी जो है परत जड़ी हुई थी, परत लगी हुई थी, जो कि जो है जो उसके अंदर कोई लिक्विड या तरल पदार्थ है उसके रिसाव को रोक सके। तो ओमानी स्थलों से हड़प्पाई मर्तबान मिला है। ये इस बात का सूचक है कि हड़प्पा के लोगों का सुदूर देशों के साथ संपर्क था। तो हड़प्पाई जो मोहरें मिली हैं, उन हड़प्पाई मोहरों में जो है नाव के, जहाज के चित्र बने हुए हैं, जिनसे पता लगता है कि हड़प्पा के लोग जो हैं वे सुदूर देशों के साथ भी संपर्क, व्यापारिक उनके संबंध थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा कि अगर ये क्वेश्चन आए तो आपने ओमानी स्थलों से हड़प्पाई मर्तबान जो मिला है, जार मिला है, उसका जिक्र आपने करना है। उसके बाद है से मोहरें। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो मोहरें, उसको हम इस नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। मोहरें जो हैं वो सेल खड़ी पत्थर की भी बनाई जाती थी और धातुओं की भी, अलग अलग धातुओं की भी मोहरें बनाई जाती थी। मोहरें जो है 2:2 के अनुपात में, 2:2 के रेशियो में, 2 लंबाई और 2 ही जो है उसकी चौड़ाई होती थी। उन मोहरों पर अलग अलग प्रकार के चिन्ह बने होते थे, नाव के, जहाज के, जानवरों के, उसमें चित्र भी अंकित होते थे मोहरों पर। और ये मोहरें जो है लंबी दूरी से संपर्क साधने का सबसे अच्छा जो है ये साधन था, मोहरें और मुद्रांकन। इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि अगर हमें एक बैग, एक थैला जो है दूसरे स्थान पर भेजना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक थैले के अंदर वो सामान भरकर और उसके मुख में रस्सी से जो है रस्सी से उसको बांधकर उसके मुख को थैले के, और उसके ऊपर जो है रस्सी से उसमें गांठ बांधी जाती थी, नॉट, और उस नॉट के ऊपर गीली मिट्टी की उसमें छाप लगाकर और उसके ऊपर मोहर लगा दी जो है जाती थी। तो जो है जब ये थैला अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता था, जिसके पास हमें भेजना था उसके पास पहुंचता था, अगर वो मोहर टूटी हुई पाई गई तो इससे जो है ये अनुमान लगाया जाता था कि इसके साथ, इस थैले के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। और यदि वो अक्षुण्ण रहा, सील वैसी की वैसी है, मोहर वैसी की वैसी है, तो इससे पता था थैला बिल्कुल सुरक्षित है और उसको भेजने वाले का, उस थैले को किसने भेजा है, उस सामान को किसने, उसका भी उससे पता लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो है रहस्यमय, हड़प्पा सभ्यता की रहस्यमयी लिपि। हड़प्पा सभ्यता में जो है लिपि, उसको उसमें जो है संक्षिप्त खुदाई में अभिलेख मिले हैं जो बहुत ही संक्षिप्त हैं, बहुत कम उनमें अभिलेखों में उसमें लिखा हुआ है। और जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है उसमें 26 चिन्ह थे। और इसे जो है यह लिपि वर्णात्मक नहीं थी, वर्ण नहीं लिखे थे, बल्कि चित्रात्मक थी, चित्र के रूपों में थी। और जो अभी तक उसके कई चित्रों के जो अर्थ हैं वो अभी तक समझ नहीं आए हैं, इसीलिए इसे जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है रहस्यमयी लिपि कहा जाता है, क्योंकि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि ये वर्णात्मक नहीं चित्रात्मक थी। ये एक और विशेषता इसकी हड़प्पा लिपि की है कि यह जो है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। और इसमें जो चिन्ह मिले हैं वो हैं 375 से 400 के बीच में इसमें चिन्ह मिले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक हम लेंगे, वो है रहस्यमयी लिपि। हड़प्पा सभ्यता जो थी, ये मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा क्यों उसे रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है बाढ़, हड़प्पा सभ्यता के। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक अब ले रहे हैं वो है बाट। बाट जो है वे चर्ट नामक पत्थर के बने हुए थे और जो है छोटे बाट वो काम आते थे जैसे सोने के आभूषण या मन के तोलने के, और जो बड़े बाट थे वे जो है भारी सामान या अनाज तोलने के काम आते थे। उसके अलावा जो है हड़प्पा की खुदाई में तराजू के, धातु के बने हुए जो तराजू के पलड़े होते हैं जिनमें सामान तोला जाता है वो भी मिले हैं। तो जो है उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो है प्रासाद व शासक। हड़प्पा में एक विशाल भवन पुरातत्वविदों को मिला है। ये विशाल भवन को उन्होंने राजा का भवन कहा है। इसके अंदर कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं मिली है, तो जो है इसे इसलिए राजा का महल भी नहीं कह सकते कि वहाँ राजा रहे होंगे।
और इसके अलावा एक पत्थर की मूर्ति भी मिली है जिसे उन्होंने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा में सभी लोगों की सामाजिक जो स्थिति थी वो एक समान थी। वहाँ कोई राजा या शासक नहीं था, सभी लोग एक समान थे, सबकी स्थिति सामाजिक एक समान थी। लेकिन कुछ पुरातत्वविद ये मानते हैं कि वहाँ हड़प्पा में एक नहीं कई राजा थे, कई शासक थे, हर क्षेत्र का अलग अलग शासक था। जैसे हड़प्पा का अलग शासक, मोहनजोदड़ो का अलग शासक, दूसरे क्षेत्र का अलग शासक। लेकिन एक तीसरी तरह के जो विद्वान थे, पुरातत्वविद थे, वे कहते थे कि नहीं, हड़प्पा में जो है, हड़प्पा केवल एक ही राज्य था और उसमें केवल एक ही शासक था। इस बात का प्रमाण वे जो है, इस बात के लिए वो प्रमाण देते हैं, साक्ष्य देते हैं कि वहाँ जो है ईंटें इस्तेमाल की जाती थी घर बनाने में, अनेक भवन बनाने में, उन ईंटों में जो है अनुपात, उनका एक निश्चित अनुपात में वे बनाई गई थी। जैसे कि हमने पिछले अपने भाग में पढ़ा था कि ईंटें निश्चित अनुपात में बनाई गई थी। उसके बाद जो है हड़प्पा में जो है, मोहनजोदड़ो में जो नियोजित शहर योजना थी, वेल प्लान्ड, जो गृह स्थापत्य कला थी, वेल प्लान्ड थी। और उसके अलावा जो है जल निकासी प्रणाली वहाँ की बहुत ही सुनियोजित थी। इनके बारे में डिटेल से हम अपने पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। वहाँ जो भी पुरावस्तुएं मिली, मनके आदि, बाट, मोहरें, उनमें जो है एक समानता थी, एक जैसे थे वे मनके, मोहरें, बाट आदि। उसके अलावा जो बस्तियाँ थी जहाँ कच्चा माल प्राप्त होता था समुद्र तट के किनारे, वहाँ वो बस्तियाँ स्थापित थी। उसके अलावा जो है अभियान भेजे जाते थे कच्चा माल प्राप्त करने के लिए। तो अगर वहाँ कोई राजा नहीं था तो इतने सुनियोजित ढंग से जो है काम जो है आम जनता नहीं करा सकती। और या वहाँ अलग अलग राजा होते तो भी जो है एक समानता, पूरा वस्तुओं में जो एक समानता थी, ईंटों के अनुपात में निश्चित जो है एक समानता थी, वो नहीं होती अगर राजा अलग अलग होते। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हड़प्पा एक ही राज्य था और एक ही प्रकार के वहाँ पे शासक था। तो प्रासाद और शासक के बारे में हमने पढ़ा। और तीन तरह के जो पुरातत्वविद थे उन्होंने जो है उन वहाँ के शासकों के बारे में कि वहाँ शासक थे या नहीं, तीन प्रकार के पुरातत्वविद हुए, उन्होंने क्या क्या कहा उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे सभ्यता का अंत। हड़प्पा सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर जो है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक के बीच में वो अपने चरमोत्कर्ष पर रही। उसके बाद इस सभ्यता का धीरे धीरे अंत होना शुरू हो गया। उसमें जो है उसके भौतिक संस्कृति में, सब हड़प्पा सभ्यता की भौतिक संस्कृति में बदलाव आने लगा। क्या बदलाव आने लगा कि वहाँ की जो पुरावस्तुएं थी, बहुमूल्य पुरावस्तुएं, जिनकी वजह से हड़प्पा ने इतनी तरक्की की, हड़प्पा सभ्यता ने इतनी प्रगति की, जैसे कि बाट, मोहरें, मनके आदि जो है इनका बनना बंद हो गया, ये समाप्त हो गई। और इस काल को जो ये धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का अंत होने लगा, इसे अनुवर्ती हड़प्पाई संस्कृति भी कहा जाता है। उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में धीरे धीरे जो व्यापार उसका इतना फैला हुआ था, वो व्यापार कम हो गया। शिल्प उत्पादन जो था, जैसे कि पहले भी हमने देखा, मोहरें बनाना, मनके, बाट आदि बनाना जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जो आवास, गृह स्थापत्य जो था, आवास निर्माण की जो थी, आवास निर्माण जो है उसकी हानि हो गई। और जो बड़ी बड़ी संरचनाएं, इमारतें वहाँ बनती थी, उनका भी बनना तकरीबन बंद हो गया। उसके अलावा जो है विदेशियों के आक्रमण, जो हड़प्पा में जो कई नरकंकाल खुदाई में मिले हैं शवाधानों से, जिनमें कि जो है कई धारदार हथियार जैसे तलवार आदि के भी जो है उसके निशान उसमें जो है मिले हैं। इससे पता लगता है कि हो सकता है आर्यों ने, विदेशियों ने आक्रमण किए हों, उसकी वजह से भी हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ हो। और जो है बाढ़ आना, ये भी एक कारण माना जा सकता है कि ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वे नदियों के किनारे बसे थे, और जो है वहाँ पर बाढ़ आने से, नदियों के बाढ़ आने से संभावित कारण है ये, हो सकता है इनके नगर नष्ट हो गए हों। और नदियों का मार्ग बदल लेना, नदियों का सूख जाना, ये भी एक कारण हो सकता है। उसके अलावा वनों की अत्यधिक कटाई, ये भी एक कारण हो सकता है, जिससे कि वहाँ पर जो है भूमि बंजर हो गई हो।
और भूमि के अत्यधिक उपयोग के कारण जो है वहाँ की उर्वरता कम हो गई हो और जो है कृषि उत्पादन कम हो गया हो, अकाल पड़ गया हो, लोग जो है भूखे जो है वे मरने लगे हों और या वे हड़प्पा छोड़कर किन्हीं दूसरे स्थलों पर बसने जाने लगे हों। तो ये बेटा संभावित कारण हो सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने करना है। तो इस काल को जो उसका पतन के बाद का पतन का जो काल था वो उसे अनुवर्ती हड़प्पाई संस्कृति भी कहा जाता है। उसके अलावा बेटा जैसे हमने किया था कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसे क्या कहा जाता है कि डॉक्टर शर्मा हुए हैं, RS शर्मा, उन्होंने कहा कि हड़प्पा के लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना आता है। वहाँ पे जो है कांसे के बर्तन, औजार आदि जो है कई उनको खुदाई में मिले हैं, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद जो हम लास्ट टॉपिक आज का करेंगे वो है पश्चिमी हड़प्पा के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध। बेटा हड़प्पा सभ्यता में कृषि और जो है छोटे छोटे जो लघु कुटीर उद्योग के साथ साथ व्यापार में भी जो है हड़प्पा ने बहुत तरक्की की, बहुत प्रगति की। और जो है मोहनजोदड़ो जो शहर था वो एक बंदरगाह था, अंतर्देशीय बंदरगाह, जहाँ देश विदेशों में से जो है जहाज आकर वहाँ उतरते थे, वहाँ पे जो है सामान को उतारते थे, चढ़ाकर जो है दूसरे देशों में व्यापार होता था। तो उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया जो है ओमान में जो है वो हड़प्पाई जार जो है ओमान में मिला है। तो देखो पहले भी हमने बताया था ये हड़प्पाई जार कैसा था, इसके बाहर जो है काले रंग की मिट्टी की एक परत जमी हुई थी जिससे कि पानी का जो तरल पदार्थ है उसका जो है रिसाव को रोका जा सका। और जो है मेसोपोटामिया में हड़प्पाई बाट मिले हैं जिससे पता लगता है कि हड़प्पा के लोगों के मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। ये उदाहरण है बेटे, प्रमाण है हमारे पास, साक्ष्य हैं कि पश्चिमी एशिया के साथ हड़प्पा के जो है व्यापारिक संबंध थे। उसमें जो है जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था और जो है कई जगह बाट और तराजू मिले हैं और जो मोहरें थी उनमें नाव व जहाज के जो है पानी के जहाज के चित्र मिले हैं जिससे पता लगता है कि इन लोगों के जल और थल मार्गों से जो है देश विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो ये इसके प्रमाण हैं। अब हम लास्ट में करेंगे असाइनमेंट। पहला क्वेश्चन, मन के बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से थे और जो है मन के बनाने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मन के बनाने के प्रयुक्त पदार्थ की देखिए मैंने आपको आज ही कराया था कि कार्नियल पत्थर, जैस्पर, स्फटिक, सेल खड़ी, लाजवद मणि, है ना, इन सब पत्थरों के जो है वे मन के बनाए जाते थे। और मन के बनाने की प्रक्रिया में आपने दोनों प्रक्रियाएं उसमें लिखनी है, सेल खड़ी पत्थर से भी किस प्रकार बनाया जाता था तथा कार्नियल पत्थर से किस प्रकार जो है उसको कच्चे माल को ताप अलग अलग ताप पर तो है वो उसको गर्म करके पकाकर उसको तोड़कर और उसका शल्क निकालकर अंतिम रूप देकर मन के बनाए जाते थे। फिर उसकी घिसाई, उसकी पॉलिशिंग की जाती थी, है ना, और लास्ट में उसमें जो है छेद करने के उपकरण से उसमें छेद किया जाता था। तो ये पूरा आपने यहाँ से यहाँ तक जो है उसको मन के बनाने में प्रयुक्त पदार्थों के नाम भी लिखने और उनको मन के बनाने की प्रक्रिया का भी वर्णन करना है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है, और ये भी मैंने आज जो है आपको करवाया कि इसे रहस्यमय लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्णात्मक नहीं चित्रात्मक थी और ये आज तक पढ़ी नहीं, इसीलिए ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पतन के कारण, कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारण, बेटे ये पक्का नहीं है कि यही कारण रहे हो, लेकिन संभावित कारणों का वर्णन करना है। उसमें जो है हमने ये किया कि जो है धीरे धीरे जो वहाँ के जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो शिल्प उत्पादन के उनके कार्य थे वो समाप्त हो गए, जैसे मोहरें बनाना, मन के बनाना, बाट बनाना आदि ये प्रक्रियाएं एकदम समाप्त हो गई। और जो है व्यापार, शिल्प उत्पादन ये बिल्कुल समाप्त हो गया। और आवास निर्माण जो तकनीकियाँ थी, टेक्निक्स थी, बड़ी बड़ी संरचनाएं थी, उनका बनना बिल्कुल बंद हो गया। विदेशियों के आक्रमण
भी इसका कारण हो सकता है, उसके भी हमें प्रमाण मिले हैं। उसके अलावा बाढ़ आना, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदल लेना, अत्यधिक कटाई, उर्वरता कम हो गई जिससे कृषि उत्पादन खत्म हो गया बिल्कुल, और लोग जो है दूसरे हड़प्पा छोड़कर दूसरे स्थानों पर बसने लगे, है ना। तो ये हम संभावित कारण इसके आप लिखेंगे, इसके कम से कम 8 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई समाज में शासक थे या नहीं, अपने उत्तर की पुष्टि में जो है तर्क दीजिए। तो उसमें आपने विशाल भवन और पुरोहित राजा के बारे में भी आपने शॉर्ट में लिखना है। उसके बाद तीनों तरह के जो पुरातत्वविद थे उनके बारे में लिखना है कि जो कुछ पुरातत्वविदों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में शासक नहीं थे, सबकी सामाजिक स्थिति एक जैसी थी। दूसरे पुरातत्वविदों ने क्या कहा कि हड़प्पा में जो है एक शासक नहीं था बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग शासक थे, यानी कि बहुत सारे शासक थे। और उसके बाद जो तीसरे तरह के पुरातत्वविद थे उन्होंने क्या कहा कि हड़प्पा एक ही राज्य था और उसका एक ही शासक था, और उसका भी उन्होंने प्रमाण दिया है कि जो है ईंटों में नियोजित शहर है, जल निकासी प्रणाली है, पुरावस्तु में समानता है, और कच्चे माल के निकट बस्तियां स्थापित करना, अभियान भेजना, तो जो है और ये जो समानता थी पुरावस्तुओं में, ये केवल एक ही राजा होगा तो ही ये पॉसिबल था। अलग अलग राजाओं में अगर होते तो जो है पुरावस्तुओं में इतनी समानता ना होती। तो ये आपने ये करना है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन कीजिए, उसकी पुष्टि करनी है। तो वो भी हमने अभी किया कि पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध किस प्रकार के थे। जो है मोहनजोदड़ो एक जो है अंतर्देशीय बंदरगाह था, और मेसोपोटामिया में जो बाट मिले हैं, हड़प्पाई बाट मिले हैं, इससे पता लगता है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में भी जो है व्यापारिक संबंध थे। उसके अलावा जो है ओमान में एक हड़प्पाई मर्तबान जार मिला है जिसके ऊपर काली मिट्टी की परत जमी हुई थी, जिससे जल के रिसाव को, लिक्विड कोई चीज़ उसके अंदर है तो उसके रिसाव को रोक सकें। तो इससे पता लगता है ओमान के साथ भी, विदेशों के साथ भी जो है हड़प्पा के व्यापारिक संबंध थे। जल थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था, और जो है बाट और तराजू मिले हैं। उसके अलावा जो है मोहरें मिली हैं, मोहरों पर जो है नाव और पानी के जहाज, इनके चित्र मिले। इनसे पता लगता है कि उनके व्यापारिक, दूसरे देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। तो बेटा आज जो है हमने इसका भाग 2 किया। आशा है जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज हमने कवर किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स का एक जो ग्रुप है वो हड़प्पा सभ्यता पे अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, तो आज के टॉपिक्स भी सभी बच्चे प्रोजेक्ट में इसे इंक्लूड करेंगे। धन्यवाद।